बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो जो है वो है सार्प मैनेजमेंट सिस्टम में पेरोल और अटेंडेंस के हवाले से। जिस तरह कि आपको डेटा फ्लो डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले मास्टर डेटा और पॉलिसीज़ थी, जो एक वीडियो हमने उस पर बनाई। उसके बाद टाइम और लेबर ऑफिस की एक वीडियो हमने बनाई। अब जो हमारे पास फाइनल वीडियो होगी वो होगी अकाउंट्स के रिलेटेड, यानी सैलरी जनरेशन के रिलेटेड कि सार्प पेरोल एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सैलरी जनरेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे और सैलरी कैसे जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉफ्टवेयर में, पेरोल में हमारे पास आता है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में सबसे पहले बैंक। जब हम कोई एम्प्लॉय डिफाइन करते हैं, अगर उसका अकाउंट बैंक में है और उसकी सैलरी बैंक में जाती है तो हम उसके लिए सबसे पहले बैंक डिफाइन करते हैं। इस तरह के हमारे पास कुछ बैंक डिफाइंड है, या मैं कोई नया बैंक डिफाइन करना चाहता हूँ। और ये हम भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह हम उस बैंक की ब्रांच भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल APL की मैंने ब्रांच डिफाइन की फैसल टाउन लाहौर, और उसका एड्रेस भी यही है, या उसका अकाउंट नंबर दिस वन। जब मैंने उसकी ब्रांच डिफाइन की, अब जब हम सिस्टम में एम्प्लॉय डिफाइन करते हैं तो हम उसको जैसे ही कोई एम्प्लॉय डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो जॉब प्रोफाइल में हम उसे यहाँ से बैंक बताते हैं कि बैंक, जैसा ये APL और ये उसकी ब्रांच, तो यहाँ से उसको असाइन कर देते हैं और उसके बाद बैंक उसको असाइन हो जाता है। सेटअप्स के बाद हमारे पास आता है टैक्स स्लैब का फॉर्म। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, हम उस हिसाब से टैक्स स्लैब का फॉर्म बनाते हैं। इस फॉर्म में हम सिस्टम को ये बताते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक ये परसेंटेज होगी जो आपकी इनकम टैक्स सैलरी में से कटेंगी सालाना। तो हम उसको पहले डिफाइन करते हैं। जिस तरह हम ये स्लैब डिफाइन कर रहे हैं कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक हमारे पास 0% कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक हमारे पास 5%। इसी तरह 5 लाख से 10 लाख तक हमारे पास 10%, और 10 लाख से फॉर एग्जांपल 20 लाख तक 20%। तो हमने इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो भी टैक्स स्लैब जिस साल का आएगा हमने सिस्टम में एंटर करना है। और सिस्टम जब हम उसकी सैलरी जनरेट करते हैं तो सिस्टम चेक करता है कि वो जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी है वो मंथली किस रेंज में पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय की सैलरी सालाना महीने की 20,000 है और 12 महीने की सालाना सैलरी उसकी 2,40,000 रुपये बनती है, तो वो पहले स्लैब में यहाँ पे फॉल करता है, तो उसका टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो वो सालाना उसकी बनती है कोई 3.5 लाख रुपए, तो वो इस स्लैब में फॉल करेगा और सिस्टम उसकी 5% ऑटोमेटिकली टैक्स काट लेगा सैलरी में। तो उसके लिए हम ये टैक्स स्लैब डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास मंथली सेटअप है। बेसिकली मंथली सेटअप में हमने कुछ ऐसे अलाउंसेस और डिडक्शन डिफाइन की होती है पहले ही सैलरी सेटअप बनाने में, कि जो हमें महीने के एंड के ऊपर हमें उसकी एंट्री चाहिए होती है।
और वो सैलरी में से हमें या तो प्लस करना होती है या माइनस करना होती है। फॉर एग्जांपल मेस की जो डिडक्शन है वो हर महीने सैलरी से पहले हमने काटनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, सिस्टम में एंटर करनी होती है। इसी तरह कोई ख़ास एरियर्स जो किसी मंथ हमने किसी एम्प्लॉय को देने हैं, इस तरह के अलाउंसेस और डिडक्शंस जो कि परमानेंट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलते, किसी मंथ होते हैं, किसी मंथ नहीं होते, किसी मंथ कम होते हैं, किसी मंथ ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको इस मंथली में डिफाइन करते हैं। मंथली सेटअप में सबसे पहले हम उस महीने की सैलरी को सेलेक्ट करते हैं कि किस मंथ की सैलरी में से डिडक्ट या प्लस होंगे, उस सैलरी का नंबर क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा सैलरी हमारी जनरेट होती है डेफिनेटली सैलरी की डेट क्या होगी ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद एम्प्लॉय कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने नवीद सेलेक्ट कर दिया, उसकी डिटेल हमारे पास आ गई। अब हमारे पास है मोबाइल ओवर लिमिट की, हमने उससे डिडक्शन की फॉर एग्जांपल 200। इसी तरह हमने उसको एरियर दिए 500 रुपये और अदर में हमने उससे भी अलाउंस दिया 100 रुपये। तो ये हमने एक मंथली की एंट्री डाल दी और इसको सेव कर दिया। इस तरह जितने भी एम्प्लॉय होंगे 1 बाय हम उसकी एंट्री डाल के सिस्टम में सेव करेंगे और सैलरी से पहले उसको सेव करेंगे, ताकि जब हम सैलरी जनरेट करें तो जो प्लस और माइनस होना है सैलरी में से वो ऑटोमेटिकली हो जाए। मंथली सेटअप के बाद हमारे पास फॉर्म आता है सैलरी जनरेशन का, लेकिन इससे पहले हम आते हैं हमारे पास लोन के ऊपर कि हमारे सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया तो उसकी डिटेल आपके पास आ जाती है। अब लोन कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, हमने लोन उसको देना है या लोन अगेंस्ट पीएफ करना है, हमको एक कैटेगरी या टाइप सेलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं उसको 10,000 का लोन दे रहा हूँ और मैंने सिस्टम को कहा कि हर महीने आपने उसकी 1,000 की इंस्टॉलमेंट काटनी है। अगर वो सारी इंस्टॉलमेंट एक ही दफ़ा में रिकवरी दे दे तो हम उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको मार्क करते, इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट सैलरी जनरेट होगी तो सिस्टम उसमें से लोन डिडक्ट करेगा। और अगर लोन डेट में करता हूँ यहाँ पे जून, तो जब हम जून की सैलरी बनाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, उसको डिडक्ट करेगा। इस तरह हमारे पास उसके लिए अगर हमने कोई गारंटर देने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने उसके अकाउंट्स का वोचर बनाना होता है कि लोन हम उसको एज ए बैंक दे रहे हैं या एज ए कैश दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ए बैंक में दे रहा हूँ या एज ए कैश दे रहा हूँ। अगर मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने बैंक सेलेक्ट किया और ये चेक नंबर, इस चेक के थ्रू मैं उसको लोन दे रहा हूँ। ये चेक डेट है, ये मेरे पास वोचर डेट है। अब सबसे पहले जब मैं इसको क्रिएट करूँगा, जहाँ से पहले इसको मैं सेव करूँगा और सेव के बाद जब मैं इस वोचर को क्रिएट करूँगा, हायर डेट इज़ ग्रेटर देन लोन डेट। ठीक है सर, वो कह रहा है कि जो हायरिंग है वो आपकी अभी अगस्त में हुई है और आप उसको लोन दे रहे हो जून में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चलें हम इसको 22 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं। रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ और सेव के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको क्रिएट में जब क्लिक करता हूँ तो हमारे एम्प्लॉय जो कि ऑलरेडी अकाउंट के साथ इंटीग्रेट होता है तो इसका एक वोचर वहाँ पे जनरेट हो जाता है और हम उस वोचर पे यहाँ से प्रिंट लेके इसके ऊपर से रिसीविंग ले लेते हैं। अभी वोचर जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमारे एम्प्लॉय लिंक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। ये उसकी रिसीविंग की रिपोर्ट है कि अगस्त में हमने उसको लोन इशू किया 10,000 रुपये का और अभी तक उसके पास बैलेंस 10,000 रुपये ही मौजूद है। हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है
लोन के बाद वो है सैलरी जनरेशन। हमारे सिस्टम में आपने सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है और वो सैलरी जनरेट कर देता है। अब सैलरी जनरेशन के लिए जो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले आपने एम्प्लॉय डिफाइन किया, उसकी सैलरी फीड की जो ग्रास या एग्रीड पे है टोटल। सिस्टम ने उसकी सारी कैलकुलेशन ऑटो की अगर आपने उसको फार्मूला दिया हुआ है या कोई ब्रेकअप असाइन किया हुआ है, नहीं तो अगर आपने उसको मैनुअल सैलरी की डिटेल दी हुई है तो सिस्टम उसको सेव कर लेता है। उसके बाद आपने सिस्टम में उसके पूरे महीने के जितने दिन वो अवेलेबल है उसकी अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस लगाने के बाद उसकी लीव्स अपडेट की। लीव्स के बाद उसके जितने भी स्टेटस थे वो सारे अपडेट किए और उसको पोस्टिंग की। और पोस्टिंग करने के बाद अब हम इस पोजीशन पे हैं कि उसकी सैलरी जनरेट कर सकें। पोस्टिंग के बाद हमने उसकी मंथली अलाउंस या डिडक्शन डाले, उसके लोन वगैरह एंटर किए। अब उसके बाद सिस्टम की सैलरी जनरेट कर सकते हैं। सिस्टम की सैलरी जनरेशन में हमने सबसे पहले सैलरी मंथ सेलेक्ट करना होता है। सैलरी मंथ, उसके बाद उस मंथ की सैलरी ऑटोमेटिकली वो नंबर आता है। उसकी सैलरी डेज क्या है अगर हम किसी डिपार्टमेंट की, किसी सेक्शन की, किसी डेजिग्नेशन की या किसी एक एम्प्लॉय की या इनमें से किसी भी पैरामीटर को जनरेट करना चाहते हैं हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो हम उसको सिंपल एम्प्टी रहने देते हैं ताकि हमारे पास सारी सैलरी जनरेट हो। उसके बाद हम सिंपली जनरेट पे क्लिक करते हैं और जनरेट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सिस्टम ने सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे एक मैसेज शो कर दिया कि सैलरी हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास 2 हो गए। फॉर एग्जांपल 1 नंबर सैलरी जनरेट हो गई। अब इस तरह अगर मैंने किसी पैरामीटर पे दूसरी सैलरी जनरेट करनी तो मैं दोबारा जनरेट पे क्लिक करूँगा और 2 नंबर सैलरी जनरेट हो गई। अब सैलरी जनरेशन के बाद मेरे पास अगर कोई सिस्टम में मसला हो गया, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कैलकुलेशन रह गई है, मैंने किसी की एंट्री डालनी थी, सिस्टम में एंट्री नहीं डाली, किसी की अटेंडेंस मेरे से रह गई है या कोई भी पैरामीटर प्रीवियस रह गया, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सैलरी को डिलीट करूँगा। सैलरी डिलीट हो गई। रिफ्रेश करेंगे तो अब ये 1 नंबर आ रही है। जाके अगर अटेंडेंस मैंने अपडेट करनी है अटेंडेंस अपडेट करूँगा। अगर मैंने कोई सैलरीज में चेंजेस करनी है वो करूँगा। या उसके बाद मैंने कोई मंथली अलाउंसेज इंटर करने हैं वो दोबारा इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा इसे जनरेट करूँगा, मेरी सैलरी जनरेट हो जाएगी। सैलरी जनरेशन के बाद जब मैं इसे लॉक करूँगा तो मैं इसे उसके से पहले पोस्ट कर दूँगा। पोस्टिंग पे सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास इसकी अकाउंट्स की इंटीग्रेशन होगी। अगर आप हमारा पूरा ERP यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो सैलरी पेबल का वोचर होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आपके अकाउंट्स के मॉड्यूल में और मेरी सैलरी लॉक हो जाएगी। अगर आप हमारा पूरा ERP यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ सैलरी HR का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं जब इसे पोस्ट करूँगा तो मेरी सैलरी लॉक हो जाएगी, उस महीने की अटेंडेंस लॉक हो जाएगी और उस महीने की जितनी भी ट्रांजैक्शन जो कि सैलरी से रिलेटेड है वो सारी लॉक हो जाएंगी। तो अगर मुझे उनमें फिर चेंज करनी भी पड़ेगी तो सबसे पहले मुझे सैलरी को अनपोस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसे डिलीट करना पड़ेगा, फिर मैंने सारे प्रोसेस दोबारा उनको सेट करके दोबारा मुझे सैलरी जनरेट करनी पड़ेगी। सैलरी जनरेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपडेट सैलरी का। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी जनरेट की और सारी सैलरीज बिल्कुल ठीक जनरेट हो गई है, लेकिन आपने किसी एम्प्लॉय की में थोड़ी सी प्लस या माइनस उसके अमाउंट्स में करनी है, तो वजह इसके कि मैं सारी सैलरी डिलीट करूं, दोबारा से उसकी चेंज करूँ, उसको अपडेट करूँ, मैं उसी एम्प्लॉय को सिंपल यहाँ पे कॉल करूँ, उसका सैलरी नंबर इंटर करूँ, तो मेरे पास उसकी सारी सैलरी की डिटेल आ जाएगी जो अभी तक हमारे पास क्रिएट हुई है। तो मैं यहाँ से उसकी जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने UBI हालत कैलकुलेट हुई है या मेरा लोन हालत कैलकुलेट हो, वट एवर जो भी है, या मेरे पास जो उसके एरियर्स हैं वो हालत है, वो यहाँ से मैं उसकी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से उसके एरियर्स बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ। तो उसी अगर मेरे पास राइट्स मौजूद हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, तो मेरी सैलरी अपडेट होती है। या मैं उसकी सैलरी स्टॉप करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं पूरे मंथ की सैलरी को डिलीट करूँ, अनपोस्ट करूँ, फिर जाके बनाऊँ, तो मैं यहाँ से उसे एक या 2 एम्प्लॉइज़ को अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे पास राइट्स होने चाहिए, मेरे पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। सैलरी
अपडेशन के बाद हमारे पास है सैलरी पेमेंट का फॉर्म। बेसिकली ये फॉर्म जब आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो कई ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी वेरिफिकेशन की बेस पे देती है। फॉर एग्जांपल मैंने मंथ सेलेक्ट किया जून का, और मैंने जून के मंथ में मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आया सैलरी लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं मशीन कनेक्ट की, तो जैसे जैसे मशीन से बंदा वेरीफाई होगा तो उसकी सैलरी यहाँ पे पेड होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी लेने आया हूँ, तो सबसे पहले क्योंकि अटेंडेंस मेरी मशीन में होगी, मैं वेरीफाइड होगा, एम्प्लॉई होगा, तो जैसे ही मैं मशीन में अपने आप को वेरीफाई करूँगा तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, मुझे वेरीफाई कर देगा और मेरी सैलरी पे मार्क कर देगा। तो इसे जो बोगस एम्प्लॉई होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि कोई करप्शन वगैरह होती है सैलरी के रिलेटेड, वो उसमें रुक जाती हैं। तो हम सिस्टम के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉई सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं उसकी लोड सैलरी करता हूँ, तो वो एम्प्लॉई आने लगी तो मशीन भी लोड नहीं हो रही, इसलिए वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास है लीव इनकैशमेंट या लैप्स का प्रोसेस, कि मैंने जो लीव्स की पॉलिसी बनाई है उसमें अगर मेरी कोई ऐसी लीव्स है जो कि इनकैशेबल है तो उनका बनाने के लिए, उनके अमाउंट बनाने के लिए फॉर्म हम यूज़ करते हैं, या उनको लैप्स करेंगे या उनकी इनकैश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जून में कोई लीव एंटर्स की है और मैं उनको इनकैश करना चाहता हूँ। मैंने गेट डाटा किया तो मेरे पास 10 लीव टोटल बन रही थी, तो मेरे पास बैलेंस 10 था, 10 लीव्स थी, तो मेरे पास ये रेट बन रहा है, ये अमाउंट बन रही है, और डेज इन मंथ ये होंगे। तो मेरे 10 दिनों की 1600 के हिसाब से ये अमाउंट बन रही है, 1600 के हिसाब से 10 दिनों की, बैलेंस भी 10 है और लीव भी मेरे पास 10 ही है। तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा तो मेरी लीव यहाँ से पे मार्क हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास लैब्स है। लैब्स में ये होगा कि जब मैं लीव सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल गेट डेटा करता हूँ, तो मेरे पास उसकी लीव्स आ जाएंगी और उसको मैं सिंपल यहाँ से मार्क करने के बाद सेव करूँगा तो मेरी लीव यहाँ से लैप्स हो जाएंगी। अगर मैं उसमें कैश करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने लीव सेलेक्ट की ना की, तो जितनी भी लीव होंगी यहाँ पे मैंने एनुअल लीव की सेलेक्ट की, तो उसने सिस्टम ने अमाउंट बना दी। मैंने सिंपल उसको सेलेक्ट करना है और सिस्टम ने उसको सेव कर दिया, और सेव के बाद जब पोस्ट होगा तो मेरी लीव इन कैश हो जाएगी और मेरे बैलेंस में से ख़त्म हो जाएगी। और इसका जब कोड मेरे अकाउंट्स के इंटीग्रेट होंगे अलाउंस के, तो ये मेरी लीव्स भी जनरेट हो जाएगी और इसका वोचर भी बन जाएगा। इस तरह सिस्टम में एम्प्लॉय इंक्रीमेंट्स, अगर आपने किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट लगाना है या ऑल का लगाना है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ, मेरा इंक्रीमेंट ये है और 10% का मैंने, बल्कि 20% का मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरी नई सैलरी ये होगी और इंक्रीमेंट डेट ये होगी और ये सालाना इंक्रीमेंट है। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा, क्योंकि अभी मैंने सैलरी 1 लाख थी, मैंने ऑलरेडी 1,10,000 का इंक्रीमेंट लगा चुका हूँ, तो मुझे कह रहा है कि 1 साल में आप 2 दफ़ा इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आपको या तो साल चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको इंक्रीमेंट एक ही दफ़ा होता है, वो कह रहा है। तो मेरा इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जब ये सेव हो जाएगा तो मेरा इंक्रीमेंट 20% के हिसाब से जो बन रहा है वो उन्होंने बना के अपडेट कर दिया, और ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय होता है। हमारा सिस्टम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज़ को कैलकुलेट करता है। पहले मैंने आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक यूटिलिटी बताई थी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एचआर में एम्प्लॉय प्रमोशन और ट्रांसफ़र के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट का टैब मौजूद है। इसमें आप फिक्स या परसेंटेज या ओवरऑल की पॉलिसी पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फाइनल जो आती है अकाउंट्स के अंदर, वो है फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट में जो एम्प्लॉय हम टर्मिनेट या रिज़ाइन मार्क कर देते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है, जिसमें मैं आपको ये दिखा दूँ।
अभी तो हमने उसकी सैलरी बना दी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्लॉई है, इसको मैंने यहाँ से रिज़ाइन मार्क कर दिया कि आप 26/6 को रिज़ाइन कर गए। आप बल्कि आप 26/6 को नहीं कर गए, आप कर गए 26/7 को या 26/8 को आप रिज़ाइन कर गए। मैंने रिज़ाइन कर दिया उसको। अब जब मैं दोबारा, ये मेरे पास अब एम्प्लॉय शो हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने वहाँ से रिज़ाइन, एम्प्लॉय रिज़ाइन डेट इज़ दिस, ये से मेरे पास करंट स्टेटस सारा अपडेट हो गया। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग फाइनल सेटलमेंट डेट ये होगी, सैलरी डेट ये होगी, टर्मिनेटेड बाई सेल्फ हुआ, बाई एम्प्लॉय था, बाई वेब जो भी हमारे पास ऑप्शन थी। जब मैंने गेट फाइनल सेटलमेंट डेटा किया तो मेरे पास सिस्टम उसका जो भी सैलरी वगैरह जनरेट हुई होती वो आ जाती, क्योंकि अभी तक इसकी सैलरी जनरेट नहीं किया अगस्त की, तो इसमें नहीं आई। यहाँ पे सिस्टम उसके करंट जो भी अलाउंसेस हैं, उसकी लीव्स की जो अमाउंट बनती है या जो भी उसके अपने अलाउंसेस, यहाँ पे मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर अलाउंसेस आप यहाँ पे आपने 1000 रुपये एक्स्ट्रा करते, ओवर टाइम भी आपने मैनुअल डाल दिया, किसका 2000 रुपये का ओवर टाइम बनता है। ग्रेजुएटी आपने बता दी, नंबर ऑफ ग्रेजुएटीज भी हैं कि 10 ग्रेजुएटी हैं तो 10 लाख रुपए बने एग्जाम्पल। इसी तरह डिडक्शन में भी आपने नोटिस उसने नहीं बताया तो आपने उसका 20,000 रुपये या 1 लाख रुपये नोटिस पीरियड में काट लिए। अदर डिडक्शन आपने उससे 1500 रुपये की मेस की वट एवर जो भी एंड पर उसके बकाए जाते रहते हैं। तो ये मैं माइनस में चला गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, नोटिस पे मैं यहाँ से निकाल दूँ। तो अभी मेरे टोटल ये हमारे पास फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट बनी। जो भी हम ग्रेजुएटी भी यहाँ से इंटर कर सकते हैं, उसको हम जब सेव करेंगे तो हमारे पास सेव होगा। वो सेव के बाद हमने उसको प्रिंट निकाला, और प्रिंट निकाल के बाद मैं इसे फाइनली पोस्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास लॉक हो जाता है। बेसिकली ये हमारा फाइनल सेटलमेंट बनी। जो भी लेन देन थी वो सारी हमने इसमें जो सिस्टम के दौरान जो सिस्टम से आगे जो हमने मैनुअल इंटर करनी तो मैनुअल इंटर कर दी, और एंड पे मैंने इसे लॉक करने के लिए इसे पोस्ट किया। और जब ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाती है इसकी, तो अपने अपने एंड में अगर आप हमारा पूरा सिस्टम यूज़ करें अकाउंट्स के साथ ERP, तो प्रॉपर अकाउंट्स में भी इसके इफेक्ट चले जाते हैं, या सैलरी के साथ इसकी वोचर जनरेट हो जाता है, या हम इसका सेपरेट कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास आज सैलरी रिलेटेड सेशन। हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो गया कि इसमें लोन, ओवर टाइम, मंथली सेटअप, सैलरी जनरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, और जब ये वोचर सैलरी पोस्ट होती है तो उसका बैंक अकाउंट का कैश का वोचर बन जाता है।